माई सेल्फ कुणाल भूरा। आज हम सेकंड वीडियो की तरफ आ रहे हैं जो नीट के अंदर बहुत ज्यादा ट्रेंडेड टॉपिक्स होते हैं उन्हीं की तरफ। उसमें सेकंड हमने इसकी पहले की वीडियो में एटॉमिक साइज कवर किया था, अब दूसरी वीडियो में हम आयनाइजेशन एंथैल्पी को कवर कर रहे हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है उस पर शुरुआत करते हैं और वापस जितनी भी जगह पूरी केमिस्ट्री में आयनाइजेशन एंथैल्पी आई है हम उस सबको कवर करेंगे और हो सकता है इस साल का क्वेश्चन आयनाइजेशन पे भी हो सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? वेरी सिंपल। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है। आयनाइजेशन बड़ा अच्छा शब्द है, आयन बनाने की क्षमता। आयन भी कौन सा बच्चा? पॉजिटिव वाला, मतलब एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं बच्चों, आइसोलेटेड गैसियस, बहुत शब्द ध्यान रखना। आइसोलेटेड मतलब कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल में नहीं होना चाहिए। सोडियम Na2 नहीं चलेगा, फ्लोरीन F2 नहीं चलेगा, सोडियम Na ही होना चाहिए, फ्लोरीन F ही होना चाहिए। और कौन सी स्टेट में होना चाहिए? गैसियस स्टेट में होगा। इनसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना, इनसे अगर मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकाला, क्या हो जाएगा बता? सोडियम पॉजिटिव। फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या बन जाएगा? फ्लोरीन पॉजिटिव। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिक्वायर होती है, रिक्वायर मतलब प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक, मतलब मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्रोसेस कैसा हो गया? एंडोथर्मिक होता है। मुझे एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। कोई भी अगर स्टैंडर्ड एनर्जी अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो वो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए डिफाइन होती है। तो अगर कोई बोले कि सर डेफिनेशन बता दो आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो मैं बोलूंगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove one electron from isolated gaseous atom is called as ionization enthalpy। ionization enthalpy कह लो या एनर्जी कह लो, एक ही बात है। चलो अब हम ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं जल्दी से आके। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं तो व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जेड इफेक्टिव क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। एटॉमिक साइज में हमने पढ़ी है ये बात। एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। तो मुझे बताओ, लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाऊंगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? अगेन बढ़ेगी ना, बिल्कुल। तो व्हेन यू मूव फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। ठीक है, एक तरह से ऐसा भी कह सकते हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ठीक, मुझे बताओ व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, आई लिथियम से आप जब किसकी तरफ आओगे? सीजियम की तरफ आओगे, तो आयनाइजेशन एटॉमिक साइज क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो व्हेन यू मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ठीक है, यहां तक आया सबको समझ में? चलिए आगे की बात करेंगे थोड़ी सी। ग्रुप्स की तरफ भी आएंगे। अब एक स्वाभाविक सी बात बताइए, सर ये रटना नहीं हो रहा है कि यहाँ ये जा रहा है तो ये बढ़ रहा है, यहाँ ये जा रहा है तो कम हो रहा है। मुझे बता, लिथियम के अंदर आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो हीलियम बन गया, तो क्या चाहेगा? जल्दी से रिलीज हो जाओ ना। तो उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या कम पैसे? कम एनर्जी। तुझे क्रिकेट खेलना है तो मैं तेरे को 10 रुपए भी दूंगा तो तू जाके खेल लेगा ना क्रिकेट। पर तेरे को मैं कहूं पढ़ना है तो मेरे को तेरे को 1000 रुपए देने पड़ेंगे ना, तब जाके तू पढ़ेगा। मतलब उसके इच्छा के अनुसार काम है। लिथियम एक चाहेगा अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना जिससे वो लिथियम पॉजिटिव बना ले, इसीलिए लिथियम के लिए एनर्जी कम है। फ्लोरीन कभी चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन लूज करना? नहीं, वो तो चाहेगा मैं एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, नियॉन बना लूं। तो इसीलिए उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बहुत ज्यादा हाई रिक्वायर्ड होती है। अब थोड़ा सा इसमें ना एक्सेप्शन कैसे आता है अपन समझते हैं। पीरियड के अंदर की पहले बात करता हूं। मैंने बोल तो दिया तुमको कि व्हेन यू मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ये जनरली होता है, पर क्यों, कहां दिक्कत आती है, ये बात करते हैं। तो पहली बात करेंगे, चलो मुझे एक बात बताओ, मैंने यहां एलिमेंट्स लिख दिए, यहां आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखी। ठीक है, देखो सबसे पहले कौन आता है ग्रुप 2 के अंदर? लिथियम। तो लिथियम की तो आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी, अभी बोला सर आपने। उसके बाद बेरिलियम, ऊपर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बेरिलियम की और ज्यादा होगी। हाँ सर, बेरिलियम की और ज्यादा होगी। अब एक बात याद रखना, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन बोलो 1s2 2s2, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन बोलो 1s2 2s2 2p1। तुमने एक चीज पढ़ी है, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू पार्टली फिल्ड ऑर्बिटल।
चूंकि यहाँ पे p में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। वापस कार्बन पे नॉर्मल ऑर्डर आ जाएगा। कार्बन क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज ही होनी चाहिए। अब नाइट्रोजन का बोलो वापस, 1s2 2s2 2p3, यानी यहाँ p क्या हो गया है, हाफ फिल्ड हो गया है। अब ऑक्सीजन का बोलना, 1s2 2s2 2p4, यानी वापस ये क्या हो गया है, पार्टली फिल्ड हो गया है। पार्टली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होगा या हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होगा, हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसीलिए नाइट्रोजन की भी क्या होती है, ऑक्सीजन से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है। उसके बाद आ जाओ तुम कहां पे, फ्लोरीन, और फ्लोरीन से ज्यादा किसकी होगी, नियॉन की। अब इसका एक किसी ने बोल दिया सर बना दो, लाइनें जोड़ दो थोड़ी सी हमारे लिए, मैंने जोड़ दी। इस टाइप का कोई ग्राफ बनेगा, कोई शेप नहीं है ग्राफ का, बहुत ही अजीब सा ग्राफ है। सेम ग्राफ आपके नीट ने पूछा, आया समझ में। अब किसी ने बोला सर आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 के साथ क्या करूं मैं। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 के साथ क्या होगा, थोड़ा अलग पन्ने पे कर देते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 का मतलब क्या हुआ, सर एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया मैंने, मतलब लिथियम क्या बन चुका है बच्चा, लिथियम पॉजिटिव। बेरिलियम क्या बन चुका है, बेरिलियम पॉजिटिव। बोरॉन क्या बन चुका है, बोरॉन पॉजिटिव। ऐसे ही सक्सेसिवली फ्लोरीन तक क्या बन गया है, F पॉजिटिव। अब बात करते हैं, अब बच्चा लिथियम पॉजिटिव यानी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2, हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन, हाईली स्टेबल। ये कभी चाहेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा होती है। समझ आया। हमने जो जितनी बातें पढ़ी थी बच्चों, वो सिर्फ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए थी। अब ये बात आ गई है सेकेंड आयनाइजेशन पे, तो लिथियम की सबसे ज्यादा, फिर बेरिलियम आ गया। अब क्या होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 1s2, पहले होता था 1s2 2s2, अब होगा 1s2 2s1। बोरॉन पे आ जाओ, बोरॉन का क्या होगा, 1s2 2s2 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन p वाला निकल गया। कार्बन का क्या होगा, 1s2 2s2 2p1। अब नीचे क्या आया तुम ही बताओ यार, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड में कौन ज्यादा स्टेबल, हाफ मतलब ये फुल्ली फिल्ड है, ये पार्टली फिल्ड है, तो ये फुल्ली फिल्ड है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। फिर वापस नाइट्रोजन पे आ जाओ, 1s2 2s2 2p2। ऑक्सीजन पे आ जाओ, 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन, फ्लोरीन की वापस कम क्यों हो गई, ये फुल्ली, अब ऑक्सीजन हाफ फिल्ड हो गया है, फ्लोरीन क्या हो जाएगा, पार्शियली फिल्ड हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4, और ये आ गया नियॉन, 1s2 2s2 2p5। ऐसा कुछ ग्राफ बन सकता है। आया समझ में। पीरियोडिसिटी के अंदर दो क्वेश्चन पहले, ये दोनों ही क्वेश्चन बच्चों बहुत ज्यादा बनते हैं। एक नॉर्मली भी आपसे पूछ लेते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, और एक आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पीरियड के अंदर ये वेरिएशन ऐसा क्यों आ रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं ग्रुप्स की तरफ। ग्रुप में बहुत कम समय लगेगा, हमें सिर्फ यही टाइम लगा था। तो ग्रुप में तो बहुत सरल सरल सी बातें हैं, नॉर्मल ऑर्डर चलेंगे, और हमें सिर्फ फर्स्ट आयनाइजेशन पढ़नी है, सेकंड थर्ड से कोई मतलब ही नहीं है। तो एक जनरलाइज थिंग है जो पीरियोडिसिटी में दिया था, हमने डिस्कस कर ली है। ग्रुप 1, नाम हर बार बोला करो मेरे साथ, अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल के अंदर क्या होगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। टॉप टू बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, क्योंकि साइज क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। आगे ग्रुप 2, नाम बताओ, अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम रेडियम। नीचे जाने पे एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, बढ़ रहा था, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आ जाओ, अब यहां थोड़े एक्सेप्शनल ऑर्डर आएंगे। ग्रुप 13 की बात करेंगे। ग्रुप 13 में क्या होता है बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी में बोरॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी तो सबसे ज्यादा होती है, पर उसके बाद एक एक्सेप्शनल ऑर्डर आता है, वो हमें याद ही करना पड़ेगा। उनके लॉजिक्स अगर हम पढ़ने जाएंगे तो हमारा सिलेबस बहुत एक्सटेंडेड है, हम नहीं कर पाएंगे। तो बोरॉन, उसके बाद क्या आ जाएगा, थैलियम, उसके बाद गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, और आखिर में आता है आपका इंडियम। याद करना पड़ेगा, कोई और हमारे पास उपाय नहीं है इसका हमारे पास कोई और उपाय नहीं है, हमें इसे याद ही करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, ग्रुप 14 की बात करेंगे। ग्रुप 14 में भी एक्सेप्शन आता है, पर एक्सेप्शन अच्छा है वहां थोड़ा सा। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम तक तो नॉर्मल चलता है, लेड और टिन पलट जाते हैं यहाँ पे। और थोड़ा सा एक्सेप्शंस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप खुद जानते हैं एक्सेप्शन एग्जामिनर की पसंद होंगे पेपर बनाने के लिए। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक आपको। फिर 15 16 17 में तो वापस नॉर्मल ऑर्डर आएगा। चलिए,
15 को हम क्या कहते हैं, निकोजेंस कह देते हैं। निकोजेंस में वही वापस बात आ गई आपकी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb, Bi। नीचे जाने पे आयनाइजेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, नाम क्या है, कैल्कोजन। इसमें भी क्या होगा, नीचे जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटन, नीचे जाने पे वापस आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। नोबल गैसेस में भी यही होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, सब में नीचे जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। डी ब्लॉक की आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर, अगेन हम जब डी ब्लॉक के थोड़े से ट्रेंड्स हम अलग से ही पढ़ेंगे, साइज भी अलग पढ़ा है हमने, आयनाइजेशन भी थोड़ी अलग पढ़ेंगे, और एफ ब्लॉक की आयनाइजेशन एंथैल्पी आपके सिलेबस में ही नहीं। ठीक है, ये होता है आयनाइजेशन का वीडियो खत्म। आप लोगों का कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।